ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संध्या जी भी हमारे साथ हैं और असीम गोयल जी बीजेपी नेता जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन दोनों से भी बात करेंगे, साथ साथ इनेलो के नेता से भी बात करेंगे, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है कि कुलदीप बिश्नोई की दुकान बंद हो गई है, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती और उन्हें आज तक राजनीति समझ नहीं आई। आखिर इनेलो क्यों इस तरह का बयान दे रही है, इस पर भी सवाल लेंगे। लेकिन महिपाल जी, यहां इनेलो ने जो निशाना साधा है, यानी कि वो अब आगे की राजनीति देख रही है। इनेलो और चौधरी भजनलाल जी ये परंपरागत एक दूसरे राजनीतिक विरोधी रहे हैं जी। और ये दोनों एक ऐसी राजनीति करते रहे हैं जो एक दूसरे को सूट करती रही है जी। और जिसका फायदा दोनों को समय समय पर होता रहा है। कांग्रेस जब कमजोर होती है तो हमेशा इनेलो हमेशा बढ़त में रही है, लेकिन अब समय और आ गया है। उस समय तक बीजेपी की ताकत के तौर पर हरियाणा स्टेट में नहीं थी और बीजेपी की ताकत के तौर पर स्टेट में आ गई है, और वो जो कांग्रेस की जो कमजोरी है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को उठाना है। बीजेपी को उठाना। हमारे साथ असीम गोयल जी भी मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। असीम जी स्वागत है आपका। असीम जी स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। नमस्कार सर। असीम जी, यहाँ एक बड़ा सिंपल सा, अभी हमारे साथ संध्या बजाज जी मौजूद थी, महिपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि मिशन हरियाणा तो आपने तैयार कर दिया, अमित शाह जी ने आज हुंकार भी भर दी, बिगुल भी बजा दिया, युद्ध में उतरने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है, गठबंधन को लेकर उन्होंने आज जो बयान दिया उससे ये तो साफ हो गया आपका गठबंधन टूट गया, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती तो पहले यही है कि आप जनता के सामने आप कैसे साफ करेंगे इस जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जैन साहब, अमित शाह जी ने जो भी मामला बोला है वो केवल और केवल हमें कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए बोला है। उन्होंने गठबंधन के ऊपर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। लेकिन असीम जी, आपको नहीं लगता आपके अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना चाहिए था? आप ये भी कह सकते थे हम और बीजेपी और भाजपा गठबंधन मिलकर काम करेगा। अनिल विज जी बयान देते हैं कि दो लोगों की पार्टी आखिर क्या हमें अल्टीमेटम देगी बीजेपी को। संध्या जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो कह रही है पहले भी जब रिश्ते थे तो अब अचानक बदलाव क्यों, क्यों आखिर उन शर्तों को बदला जा रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अब भी उसी बात पे आ रहा हूं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी के अंदर उन्होंने संगठन अपनी कौशल का बड़ा परिचय दिया है। उन्होंने हरियाणा के कार्यकर्ता को एनर्जी देने के लिए एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आने वाली है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ज्यादा चार्ज महसूस कर रहा है। लेकिन आज का जो बयान आया अमित जी का, वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एनर्जी दी, कोई गठबंधन के अंदर सीधा सीधा कोई मामला उन्होंने नहीं बोला। ये सोचने वाले अपने आप सोचते रहते हैं, गठबंधन एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज की राष्ट्रीय परिषद के अंदर केवल और केवल जो 4 चुनावी राज्य थे उन चारों के कार्यकर्ताओं को उन्होंने चार्ज करने का काम। गोयल साहब, अब मुझे भी थोड़ा सा मौका दे बोलने का, ये राजनीतिक मंच नहीं है जहां रैली चल रही है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें भी मौका दे दें, थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दें। संध्या जी, यहां पर गोयल साहब ने तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदलने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जो अमित शाह है उन्होंने किसी भी तरफ गठबंधन की तरफ इशारा नहीं किया। आपको भी लगता है जब उन्होंने अपनी अपनी बात की, आपको नहीं लगा कि गठबंधन को दरकिनार कर दिया गया? जी बिल्कुल नहीं, मैं भी यही सोचती हूँ कि उन्होंने अगर गठबंधन दरकिनार करना है तो वो ऑफिशियली मिलके बात करेंगे या फिर कहेंगे। तो फिर कुलदीप जी 2 दिन का अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं मीडिया के सामने, और जो आज शाम को खत्म हो रहा है? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, 2 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया, ये भी कुलदीप हमारे पास उनकी आधिकारिक बाइट है जिसमें वो बोल रहे हैं मैं 2 दिन का अल्टीमेटम दे चुका हूं, आज रात को वो खत्म हो रहा है, आज फैसला नहीं हुआ तो कल हम फैसला कर लें। समय दे चुके हैं, अल्टीमेटम नहीं, समय दिया है 2 दिन का। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा जी 2 दिन और रुक जाइए। जब भी बात होती है कोऑर्डिनेशन कमेटी और हरियाणा के बीजेपी प्रदेश के नेताओं की, तो वो हर बार ये बात होती है कि थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और इंतजार करिए। एक और आपके इस दलों की और दिलों की लड़ाई के बीच में इनेलो ने भी एक बात कही। हमारे साथ राजीव जेटली जी प्रवक्ता इनेलो फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू। राजीव जी, आज दिग्विजय जी की तरफ से कहा गया है कि कुलदीप बिश्नोई जी को तो राजनीति करनी नहीं आती, अब उनकी दुकान बंद हो गई है। आखिर इनेलो क्यों हजका के मामले में कूद रही है और बीजेपी के? देखिए, इनेलो किसी के मामले में नहीं कूद रही है। इनेलो सिर्फ यही देखना चाहती है और ये बताती जा रही है वक्त वक्त पे
कि हरियाणा के मुद्दों से ध्यान भटकाकर जी। एक गठबंधन के ऊपर लगभग 2 महीने से राजनीति जिससे कहते हैं गरमाई हुई है, जिससे या तो आप गरमाई शब्द लगा लीजिए या मुद्दों से भटकाई राजनीति जो सी है वो चल रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई मुद्दों की बात करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल उस बात में जरूर कूदना चाहेगी। जब कोई मुद्दे ही ना हो, आप हमसे बार बार ये पूछे इनका गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम एक ही बात का जवाब देंगे कि वो हजका पार्टी जिसका अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह गया है और एक दूसरा दल जिस हरियाणा प्रदेश में वजूद नहीं है, वो आपस में जो भी करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उसको इनेलो उसके साथ कोई सरोकार नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। संध्या जी, सुना आपने राजीव जी की बात, कोई जवाब देंगे इस बात पर आप? जी बिल्कुल, सरोकार क्यों नहीं है? सरोकार तो इन्होंने ही रखा हुआ है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का तो इनका यही सरोकार था कि पब्लिक के इस मैसेज को दें कि मोदी जी हमारे हैं, इनके साथ नहीं है, वो हमारे भी हैं, हमारे साथ हैं। बादल जी को बुला के इन्होंने क्या क्या किया? तो ये कंफ्यूजन, ये फायदा किसको जा रहा है, इसका मोटिव कौन कर सकता है? ये लोग ही कर सकते हैं। तो आप कैसे कहते हैं इनका सरोकार है? लेकिन संजय जी, जिस तरह से दिग्विजय जी कहते हैं कि राजनीति कुलदीप जी के बस के बाहर है, अब वो राजनीति के लायक नहीं है। कमाल है, वो क्या राजनीति, अब वो उनसे सीखेंगे राजनीति। वो चौधरी भजन लाल के पुत्र हैं, उन्होंने पहले भी हर तरीके से, उन्होंने कोई चुनाव आज तक नहीं हारा है। ये पहला चुनाव था जो उन्होंने हारा है। भिवानी जीता है, बार बार हिसार जीता है, एमएलए जीता है, बार बार रिकॉर्ड मतों से जीता है। तो आप अभी आज एक चुनाव जीत गए हैं अगर ये लोग गलती से, जो कि हिसार के लोग पछता रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि अब राजनीति नहीं आती है कुलदीप जी को? जी बिल्कुल। राजीव जी, एक आखिरी टिप्पणी, आखिरी वक्त में मैंने आपको साथ जोड़ा है, बस एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा जो कुछ संध्या जी ने कहा उसके ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहता कि हमने नहीं कहा था उन्हें कि राजनीति से संन्यास ले ले, हमने नहीं कहा था उन्हें बार बार उल जलूल बातें करके लोगों का ध्यान भटकाएं। आज उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वापस कमबैक करना चाहते हैं, तो आए मैदान में, किसने मना किया उन्हें? अगर उनके बस की बात होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं तो हश्र आपके सामने होगा आगामी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। संध्या जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल, हल होगा कुछ इस गठबंधन का? और अब इनेलो भी आप पर आरोप लगा रही है सीधे सीधे कि अब कुलदीप जी राजनीति नहीं कर सकते हैं, अब तो उनकी दुकान बंद हो गई है, और ये आरोप लग भी इसीलिए रहे हैं कि आप जिनके साथ हैं वो आपको सहारा नहीं दे रहे हैं। जी, मैं ये इस बात में भरोसा नहीं करती हूँ कि कुलदीप जी को राजनीति नहीं आती है, ऐसी बातें करके। ये इस तरह की बातें विपक्ष तब करता है संध्या जी, जब आपके अपने ही आप पर कहीं छीटाकशी कर रहे हो। अब अनिल विज जी बार बार कहते हैं या और नेता बार बार कहते हैं, तो आपको नहीं लगता अपने ही खफा हैं इसलिए दूसरे पत्थर मार रहे हैं? देखिए, अपनों को खफा होना नहीं चाहिए ना। जब कोई अपना होता है तो उसका दर्द भी समझना चाहिए। अगर हम लोग उस समय हार गए तो उसको लंगड़ा घोड़ा कहना उनके लिए उचित नहीं था। और आज जो इनेलो कर रही है, इनका तो ये तो अपना, इनका पुरानी आदत है ये इनसे हमें उम्मीदें भी कोई नहीं है, तो हमारा इनसे कोई मन परेशान होता भी नहीं कि दिग्विजय ने क्या बोला या किसी और ने क्या बोला। हमारा अपना कोई कुछ ना बोले, इसके लिए हमने शुरू से प्रयास किया है। चलिए, कुछ हल करेंगे? 2 दिन क्या वक्त तो खत्म हो रहा है, हम उम्मीद करें कुछ हल करेंगे? ये गठबंधन बचेगा या टूट जाएगा? देखिए, हम तो पूरे पॉजिटिव हैं कि हमेशा ये हल, लेकिन फैसला आपको लेना है संध्या जी, फैसला आपकी पार्टी को लेना है। ये बॉल हमेशा उनकी कोर्ट में रही है, वो बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है। हमने कभी आज इस बात का गरूर या गुमान किया नहीं कि हमारे हाथ में है ये सब। चलिए, हमने कभी नहीं किया। मतलब आप अभी भी हैं कि सीएम बनाएं कुलदीप बिश्नोई को 2.5 साल के लिए, तभी ये गठबंधन चलेगा। आप क्यों नहीं मान जाते हैं कि सीएम नहीं बन सकते, स्थिति अब वैसी नहीं है? हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया है। अगर इनको नजर में आया है तो ये कुलदीप जी का फैसला है अपना, वो क्या करना चाहते हैं। हम सीएम बनने की, हमको सत्ता लेने की नहीं, हरियाणा की जनता की सेवा करने की हमें जल्दी है। हमें उनको ये कि हरियाणा की जनता की सेवा होनी। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। महिपाल जी, तमाम नेताओं की आपने बातें सुनी, बहुत गौर से सुनी, आप सुन रहे थे। इसके बाद अब जो कंक्लूजन अगर मैं कहूं तो क्या आपके हिसाब से निकलकर सामने आता है? संध्या जी कहती हैं सीएम का फैसला कुलदीप जी करेंगे, इनेलो कहती है राजनीति छोड़ देनी चाहिए, बीजेपी कहती है कि अब स्थितियां बदल गई। देखिए, राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कोई खेल नया नहीं है, पुराना खेल है। संध्या जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने के ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो जनता की सेवा के दौर भी बहुत सारे तरीके हैं, मुख्यमंत्री अकेला तरीका नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों की जो एक दूसरे की बिक्रिंग जो है बहुत दूर तक जा चुकी है, और मैं नहीं समझता कि ये गठबंधन अब चल पाएगा। बिल्कुल, यहां इनेलो के या निशाना साधने का तात्पर्य कहीं ना कहीं है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो उसका फायदा इनेलो को मिलेगा कुछ सीटों पर।
हाँ, हो सकता है कि उसका एंगल ये भी रहा हो कि अगर गठबंधन टूटता है तो ये अगर अच्छा, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट जब होता है तो उसमें दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है। अच्छा, ये जो कुलदीप जी के सपने हैं, जो बार बार राजनीति के बहुत सारे धुरंधर उन्हें मुंगेरी लाल बता रहे हैं हरियाणा का, उसे लेकर क्या कहेंगे? उनके सपने कुछ आपको नहीं लगता कि उनके अपने सपने उनकी पार्टी को अब नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखो, और एम्बिशियस होना एक अलग चीज़ है, और एम्बिशियस होना एक अलग चीज़ है। आदमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे पास कितना मटेरियल है, मेरी फॉलोइंग क्या है, मेरा फॉलोइंग का दायरा कितना है, और मुझे जनता का समर्थन कितना है। आप कुछ भी सोचने से पहले, ये एम्बिशन पालने से पहले ये देखें कि आपकी ताकत क्या है, आपके पास वर्कर कितने हैं, आपके पास कैंडिडेट्स कितने हैं, आपके पास पब्लिक फॉलोइंग कितनी है। जब आपकी ये चीज़ें कमज़ोर हैं तो अगर आप फिर भी बड़ा बड़ा सपना देखते तो उसको नेचुरली, फिर तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहे जाएंगे। मतलब यहाँ आपको लगता है कि समझना कुलदीप बिश्नोई को पड़ेगा, उन्हें समझौते के लिए आगे आना पड़ेगा, ना कि बीजेपी को। ग्राउंड रियलिटी का उनको एहसास होना चाहिए कि उनके पास वर्कर कितना है, पब्लिक फॉलोइंग कितनी है, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है जनता में। अच्छा, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा महिपाल जी, मोदी जी के मिशन हरियाणा की अगर हम बात करें, मोदी जी का ना कहें यूं कहें कि हरियाणा का मिशन हरियाणा जो अब बीजेपी ने बना लिया है, हाँ, उसमें आपको तीन सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आती है और तीन पॉजिटिव चीजें इस मिशन की शुरुआत के लिए इस वक्त जो उनके पक्ष में जा रही है वो क्या नजर आती है, और विपक्ष में क्या चीजें हैं वो क्या नजर आती है? ठीक है, उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र में जो सत्ता काबिज हुई है उससे हरियाणा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ा है। नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस इस समय बिल्कुल काफ़ी कमज़ोर है और कमज़ोर हो रही है। आज जो मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने एमएलएज को ये कहा कि वो जनता की शिकायतें सुने, यानी पिछले 4 साल 10 महीने से वो जनता की शिकायतें नहीं सुन रहे थे, अब उनके जनता का भी ध्यान आया। क्यों? तो ये मतलब कहीं ना कहीं उनकी मजबूती है बीजेपी की। जी, हाँ। और तीसरी पॉइंट ये है बीजेपी की कि निरंतर उसकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे उसके अंदर बाहरी पार्टियों के नेताओं का आना जो जारी है वो भी उनको ताकत दे रहा है। अच्छा, यही हवा दिखाई नहीं देती, जो पत्ते टूट के जिस तरफ गिरते हैं उस तरफ पता लग जाती है, परंतु यही एक वीक पॉइंट भी है जी। यही एक वीक पॉइंट कि कांग्रेसीकरण कहीं बीजेपी का ना हो, कहीं ना कहीं इसका बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए और उसमें स्थानीय वर्करों को, पुराने वर्करों को, पुराने नेताओं की अनदेखी ना हो, और जनता ये महसूस ना करे कि कल भी ये कांग्रेस, कल भी इसी आदमी वोट दिया था, अब इसी को हम हराना चाहते थे, अब फिर इसको दे रहे हैं वोट। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक ये वीक पॉइंट भी नजर आता है। ये वीक पॉइंट। इसके अलावा अगर कहें कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हरियाणा में बीजेपी के आगे क्या खड़ी नजर आ रही? जहाँ तक मैं समझता बीजेपी के समक्ष इस समय चुनौती जो है वो ये है कि किस पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रही है और क्या वो बना पाएगी, सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती तो यही है, और गठबंधन पर कितनी जल्दी फैसला लेती है और किन लोगों को टिकट बंटवारे का भी यहाँ पर एक साथ जोड़ना होगा, किन लोगों को टिकट थमाती है। कहीं वो कांग्रेस के वो लोग तो नहीं जो छोड़कर आए, जैसे कि आपने बताया। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वही लोग मिस्टर एमएलए हैं वो छोड़ के आते हैं बीजेपी में, उसको लोग हराना चाहते हैं, वो दोबारा बीजेपी में आ गया। तो ये भी एक वीक पॉइंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। बहरहाल बीजेपी के लिए मिशन हरियाणा जितना आसान बीजेपी को नजर आता है उतना आसान भी नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस से भी है, इनेलो से भी है, और कोई भी पार्टी कमजोर नजर नहीं आती है क्योंकि जनता जवाब देगी वो किसे चुनना चाहती है, और बीजेपी को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पहली परीक्षा मोदी की जो प्रधानमंत्री बनने के बाद है उसे पास करनी है, और अच्छे नंबरों से अगर पास करनी है, ना कि केवल पासिंग मार्क्स से। यहां पर कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे अपने दम पर। इसी उम्मीद के साथ जनता फैसला करेगी, सही को चुनेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।